तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू टीएस ग्रेवाल। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम जो है वो है कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो उस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर हम यहाँ पर लगभग 30 के अराउंड जो है टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो अकाउंट से रिलेटेड हैं। तो आइए एक एक करके उनको समझते हैं। छोटा सा चैप्टर होने वाला है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर डिफाइन में? इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड और सर्विस। तो जब भी मनी का एक्सचेंज हो रहा होता है या किसी गुड्स का एक्सचेंज हो रहा होता है या सर्विस का एक्सचेंज हो रहा होता है तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है। और ये मनी, गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज ना बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? बिजनेस पर्पस के लिए। तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, उसकी कुछ फाइनेंशियल वैल्यू होनी चाहिए उस ट्रांजैक्शन की, 2000, 10,000, 20,000, 25,000, है ना। दूसरा, उसका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि या तो सेल का बिल होना चाहिए या परचेज का बिल होना चाहिए, मतलब कोई बिल वगैरह होना चाहिए उसका। तो जब भी हम लेन देन करते हैं तो बिल तो जनरेट होता ही है ना। इससे जो है फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती हो बिजनेस वाले की भी और जिसके साथ व्यापार कर रहे हैं उसके साथ भी। तो यानी कि या तो आपके एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनमें कुछ चेंजेस हो रहा होगा, जिसकी वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन में भी चेंजेस होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है वो अभी आपको आने वाले चैप्टर में पता लग जाएगा, बहुत ईजी है। और ड्यूअल एस्पेक्ट होता है इसके अंदर, डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। तो ये था हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की, अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है भाई? ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को ही हम अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। राहुल से जुड़ी हुई है तो राहुल अकाउंट हो गया, सेल से जुड़ी हुई है तो सेल्स अकाउंट हो गया, परचेज से जुड़ी हुई है तो परचेज अकाउंट हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस से जुड़ी है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट हो गया, सैलरी से जुड़ा हुआ है तो सैलरी अकाउंट हो गया। तो ऐसे जिस चीज़ का भी होगा उसका अकाउंट बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कैपिटल पे। कैपिटल में वो सारा क्लेम आ जाता है ओनर्स या प्रोप्राइटर का जो बिजनेस में उसका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एक सुनील नाम का लड़का है, ठीक है। सुनील लाख के पास टोटल 30 लाख रुपए हैं, प्लस 10 लाख रुपए उसने लोन ले रखा है। तो यहाँ पर कैपिटल कितनी आएगी वो देखते हैं जरा। 30 + 10, ये दे रखी है कंडीशन। 30 लाख उसका खुद का है और 10 लाख उसने लोन ले रखा है। तो कैपिटल में सिर्फ 30 लाख इंक्लूड होगा, लोन वाला पैसा इंक्लूड नहीं होगा। तो उसकी कैपिटल कितनी आई? 30 लाख। ठीक है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यहाँ पे ड्रॉ वाली ड्राइंग नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई पैसा, गुड या एसेट प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकाल लेता है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइंग्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये सुनील वाला केस देखते हैं, 30 लाख थे ना उसके पास, उसने बिजनेस में लगा रखे हैं वो 30 लाख। ठीक है। तो उस 30 लाख में से उसने क्या करा, 5 लाख रुपए बिजनेस में से निकाल लिए फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल यूज। ठीक है। अपने पर्सनल यूज के लिए उसने निकाल लिए 5 लाख रुपए बिजनेस से, कंपनी से। तो वो 5 लाख रुपए जो है उसकी ड्राइंग्स हो जाएगी। ड्राइंग्स मतलब पैसा निकालना, जैसे बैंक जाते हो तो विड्रॉ बोलते हैं ना उसे। ठीक है। चलो ये बात भी समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज की बात करें तो क्या होता है लाइबिलिटीज? यहाँ देखो, इसने लोन ले रखा था ना 10 लाख का, सुनील ने। तो ये 10 लाख उसकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को समझने के लिए आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं? उधारी। ठीक है। जो हमें पैसा चुकाना है, जो हमने उधार ले रखा है, तो ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। अब लाइबिलिटी में यहाँ आपको डिवाइड कर रखे हैं अलग अलग पार्ट्स में। सबसे पहला है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब है ऐसी उधारी जो आपको 12 महीने के बाद चुकानी है, बैलेंस शीट बनने के बाद। ठीक है। तो मतलब जैसे कि 1 साल तक तो मुझे वो पैसा चुकाना नहीं है, 1 साल के बाद ही चुकाना है, तो वो ऐसी लाइबिलिटी क्या कहलाती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी क्या होगी? उसकी उल्टी। इसका मतलब है कि आपका उधार लिया हुआ पैसा आपको 12 महीने के अंदर ही अंदर चुकाना है। ठीक है। इजी था। नेक्स्ट बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स भैया क्या होता है वो समझते हैं हम। जैसे इसमें मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कैपिटल जमा में लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या है सर जी? सुनील वाला एग्जांपल देखते हैं। सुनील के पास 30 लाख रुपए थे, प्लस में 10 लाख रुपए उसने लोन ले रखा था, उधार ले रखा था। टोटल कितना बन गया? 40 लाख। तो वो टोटल एसेट्स कहलाएगा। उधारी का पैसा हो, खुद का पैसा हो, टोटल पैसा कितना है वो सब एसेट्स कहलाता है आपका। ठीक है। इसमें भी पार्ट दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है इसे। तो सबसे पहले समझते हैं नॉन करंट एसेट्स। ये क्या है भैया? वो एसेट्स जो किसी एंटिटी द्वारा ओन किया गया है पर उसको हमें रीसेल नहीं करना है। तो मतलब जो भी आपका एसेट है उसे आपको रीसेल नहीं करना है, उसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस ऑपरेशन के लिए आपने हेल्ड कर रखा है। फॉर एग्जांपल मान लो मशीन्स हैं जो लंबे टाइम तक के लिए आप यूज़ करते हैं बिजनेस के अंदर, या फिर आपके प्लांटरी मशीन्स हो गई ना, प्लांट मशीन्स, तो वो सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स में आ जाते हैं। ये आपके फिक्स एसेट्स भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फिक्स एसेट्स। ठीक है। या फिर लंबे टाइम से आपने कोई लोन ले रखा हो, एक काफ़ी मतलब 8-10 साल के लिए ले रखा हो, तो वो भी क्या कहलाता है आपका? नॉन करंट एसेट कहलाता है आपका। ठीक है। आगे चलते हैं भैया। इसी के अंदर आपका 2 पार्ट्स में भी बांटे हुए एसेट्स। ठीक है।
पहला है टेंजिबल और दूसरा है इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है कि एसेट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिनको फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं उसे, ठीक है। जैसे कि क्या क्या हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, वो सब आपके इंटेंजिबल कहलाते हैं। इंटेंजिबल का मतलब है पेटेंट, आपने पेटेंट करा रखा है अपने कंपनी के नाम का, आपका कंपनी का नाम, गुडविल, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या आ जाएंगे, इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है। अब लेकिन दूसरा पढ़ते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की देखो डिफाइन पढ़ो, एसेट्स हेल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्जन इनटू कैश। ये ऐसे एसेट्स जिनको आप रीसेल कर सकते हो, जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो कहलाते हैं आपके करंट एसेट्स। इसका मतलब है इनको हम बेच सकते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल क्या है, देखो यहाँ पर जो भी गुड्स आपने परचेज किए हैं और आप उसको बेचना चाहते हो प्रॉफिट कमाने के लिए, वो हो गई, ठीक है। और और जो भी आपने रिसीव करा अमाउंट डेप्टर वगैरह से, बिल रिसीवेबल्स हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती है, आपकी करंट एसेट्स होती है, जो आप जिनको सेल करते रहते हो, ठीक है, और पैसा कमाते रहते हो उनसे। फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट में क्या होते हैं भाई, ये एसेट्स होते हैं जो आपके एक अकाउंटिंग एंट्री से आते हैं। डेफिनेशन को मारो गोली, समझो। सबसे पहले ना तो टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल है। एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा, जो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो आपने कंपनी खोली और उस कंपनी को खोलने में आपके लग गए 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए कहाँ डलेंगे, एसेट में डलेंगे। और मजे की बात है, ये क्या है, ये आपके पैसे लग चुके हैं, है ना, खत्म हो चुके हैं, ये अब आपके एसेट नहीं बचे जब तक आप बेचोगे, क्योंकि लंबे टाइम तक आपने इन्वेस्टमेंट करी है ना। तो ये एक तरीके का खर्चा है। और ये खर्चा ना मैं 1 लाख का हो सकता है अपने 10 साल के अंदर लिखूं। मैं एक ही साल में नहीं दिखाऊंगा ये खर्चा कि 1 लाख रुपए मेरा जो है कंपनी का खर्चा हो गया। मैं क्या दिखाऊंगा, हर साल 10-10 हज़ार रुपए का खर्चा दिखाऊंगा, कि मतलब इस साल 10 हज़ार रुपए खर्च किए मैंने अपनी कंपनी के ऊपर, अगले साल फिर 10 हज़ार रुपए खर्च किए, तब जाके 10 साल के अंदर ये 1 लाख की वैल्यू रिटर्न ऑफ हो पाएगी, कवर अप हो पाएगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। शुरुआत में ये एसेट, फिक्टिशियस एसेट 1 लाख का होगा और हर साल ये 10-10 हज़ार रुपए कम होता चला जाएगा आपका। या फिर आपको इसमें एक और होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। आपने अपनी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट किया इतना महंगा, मतलब 50-30 हज़ार रुपए आपने खर्च कर दिए, तो उससे आपको इन लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका फिक्टिशियस एसेट कहलाएगा। कि मतलब कुल मिला के ये है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको लंबे टाइम में आपको प्रॉफिट कमा कर देगी, वो फिक्टिशियस एसेट कहलाते हैं, ठीक है। होप क्लेरिफाई हो गया होगा। तो चलो आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट है भैया प्रॉफिट। प्रॉफिट तो सबको पता है कि भैया सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस कर दो तो जो पैसा बचता है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। और प्रॉफिट भी जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रोस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। जो आपने टोटल प्रॉफिट कमाया है किसी भी चीज को सेल करके, वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रोस प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। और नेट प्रॉफिट क्या होगा, और भी दूसरी इनकम वगैरह है जो माइनस करके, एक्सपेंसिव जो आपके खर्चे हुए हैं उनको माइनस करके हटाकर वो नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भैया, देखो ग्रोस प्रॉफिट तो टोटल प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट, जैसे मान लो एक कंपनी ने ना 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है, ठीक है। अब उस 10 लाख में वो ग्रोस प्रॉफिट कहलाएगा, परंतु उस 10 लाख प्रॉफिट में उसने बहुत सारी चीजें खर्च भी करी होंगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया होगा या इंस्टॉलेशन चार्जेस आए होंगे या कुछ भी लगा होगा या सैलरी वगैरह दी होंगी, तो वो माइनस करके जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। मतलब एक्सपेंस जो भी है, आपके खर्चे जो भी हुए हैं ना, वो माइनस करने पड़ेंगे, तो जाकर रियल प्रॉफिट बनेगा ना भाई। तो वो होता है आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट आया भैया गेन। गेन का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान से पढ़ना। इट इज अ प्रॉफिट, ये एक प्रॉफिट होता है जो उन ट्रांजैक्शन से आता है जो आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है। मान लो आप क्या करते हो, आप कोई कपड़ा बेचने का काम करते हैं, तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो उसमें जो पैसा बचता है जो आप कमाते हैं वो तो प्रॉफिट में जाता है। पर गेन वो नहीं है। गेन क्या होगा, गेन में ये है जो आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे लैंड पे, मशीन पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है कहीं पर, उसके अंदर कितना पैसा बढ़ गया, वो आपका गेन कहलाता है। क्या कहलाता है, गेन, ठीक है। प्रॉफिट कहलाता है बिजनेस एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और गेन कहलाता है हमारा इनसे जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसमें राइज अप होने से, ठीक है। नेक्स्ट है भैया लॉस। जितना जब भी एक्सपेंस आपका ज़्यादा हो जाता है टोटल रेवेन्यू और इनकम के मुकाबले, मतलब जब आपकी कमाई कम हो रही है और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। ये लॉस आपका किसी चीज़ पे भी हो सकता है, जैसे मान लो फिक्स एसेट्स आपने बेच दिए और उस पर लॉस हुआ, तो वो मतलब कम दाम पर बेच दिए तो वो लॉस कहलाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज। जो भी आप गुड्स खरीदते हो बेचने के लिए, या फिर जो भी आप सर्विस वगैरह परचेज करते हैं,
बेचने के लिए, तो वो सब क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। मान लो खरीदा हुआ सामान में कुछ फॉल्ट था और मैंने उसे रिटर्न कर दिया, मुझे नहीं चाहिए वो, तो परचेज रिटर्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। सेल्स क्या है भैया, सामान कस्टमर को बेचना, जो आएगा पैसा वो सेल कहलाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर, है ना। सेल्स रिटर्न, मान लो मैंने जो सामान बेचा था वो डिफेक्ट था, तो कस्टमर उसे वापसी दे गया, तो वो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। इसे रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं कि रिटर्न हमारे पास आई है, इनवर्ड मतलब अपने पास आई है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो जो भी अमाउंट आपको रिसीव्ड होता है गुड्स बेचकर या सर्विस देकर या दोनों, वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है, ठीक है। गुड्स क्या हो गया, गुड्स तो वही हो गया जो आप बेच रहे हैं, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिन चीज़ों की बेचने के लिए, वो आपके गुड्स कहलाते हैं। जैसे मान लो टीवी की शॉप है आपकी, तो टीवी हो गया, फ्रिज की शॉप है, फ्रिज हो गया, है ना। स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों का मीनिंग एक होता है। इसका मतलब होता है आपके पास कितना प्रोडक्ट एट दैट टाइम प्रेजेंट है, ठीक है। मान आपके पास 2000 यूनिट है टीवी के, 2000 तो ज़्यादा हो गया, 200 यूनिट मान लेते हैं, 200 यूनिट है टीवी के, तो वो आपका स्टॉक हो गया, वो आपकी इन्वेंट्री होगी, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है, जैसे मान लो आज दुकान खोली सुबह सुबह 8 बजे, तो उस टाइम पर स्टॉक जितना था वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, और शाम को बंद होते होते में जितने बचेंगे वो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। ये दिन का बताया मैंने, लेकिन अकाउंट्स में एक साल का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो 1 अप्रैल को जो है ओपनिंग स्टॉक होता है, और 31 मार्च को क्या हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, गुड्स का स्टॉक हो सकता है, रॉ मटेरियल का हो सकता है, आपके पास लेबर वगैरह जो काम कर रही है, ठीक है, या फिर जो गुड्स हैं आपके वो जो अभी बने हैं, पार्शली फिनिश हुए हैं, वो सब इंक्लूड हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है भैया ट्रेड रिसीवेबल्स। भैया वही अमाउंट जो भी आपको रिसीव होगा गुड्स बेचकर या फिर सर्विस प्रोवाइड करके, वो ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं, रिसीव होने हैं, ठीक है। और जैसे डेप्टर, डेप्टर वो होते हैं जिन्होंने आपसे पैसा उधार लिया है या आपसे सामान उधार लेकर गए हैं, तो उनसे जो पैसा कलेक्ट होगा वो बिल रिसीवेबल कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, बिल रिसीवेबल्स, कि जो हमसे उधार लेके गए हैं माल वगैरह, तो उनसे जो पैसा हम रिसीव करते हैं वो बिल रिसीवेबल्स कहलाता है, ठीक है। इसे हम ट्रेड रिसीवेबल्स में ही इंक्लूड करते हैं। ट्रेड पेबल, जो हमें पैसा अभी भरना है, क्योंकि हमने गुड्स खरीदे थे या सर्विस ली थी हमने किसी चीज़ की कंपनी ने, तो उसके बदले में जो है पैसा भरना होता है, वो ट्रेड पेबल्स कहलाता है, ठीक है। और जिन लोगों को हमें भरना होता है पैसा, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर, हमें उधार देने वाले भगवान, हमें उधार देने वाले देवगण, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जो बिल होगा वो क्या कहलाएगा, बिल पे एबल, पे ए करना है, ठीक है। रिसीवेबल रिसीव होना है, पेबल पे करना है, तो वो बिल हमें पे करना है। नेक्स्ट है कॉस्ट, भाई एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग पर लगा है गुड्स को बनाने के लिए, कितना खर्चा आया है सामान को बनाने के लिए, वो कहलाता है हमारी कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया वाउचर। वाउचर भैया बिल होते हैं, एक तरीके के एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शंस के, जो हम करते हैं उनके। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई सामान लेके गया, तो आप उसको एक बिल देते हो ना, कि ले भाई 1 यूनिट ये खरीदी है, डिस्क्रिप्शन होता है, उस पर डेट होती है, सब कुछ होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वाउचर कहलाता है। क्या कहलाता है, वाउचर, ठीक है। जैसे देखो सोर्स वाउचर होता है, तो सोर्स वाउचर में क्या हो जाता है, कैश मेमो, आपका कैश का जो बिल है, इनवॉइस आ गया आपका, बिल रसीद, डेबिट क्रेडिट नोट, ये सब आ गए। उधारी पे लेके गया है या उधार दे के गया है, तो वो डेबिट क्रेडिट नोट्स होते हैं वो सारे के सारे, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर आपके सोर्स वाउचर से बनाए जाते हैं, जिसमें डेबिटेड एंड क्रेडिटेड लिखा हुआ होता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगर आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट। जब भी प्राइस के अंदर, गुड्स के जो प्राइस है उनके अंदर रिड्यूस कर दिया जाता है, 100 रुपये की चीज़ मान लो 80 रुपये कर दी गई, तो वो आपका डिस्काउंट कहलाता है। कम दाम पर बेचने को हम डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 तरीके के डिस्काउंट दिए, 3 तरीके के डिस्काउंट दिए गए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट, जब भी आप कोई सामान बेच रहे होते हो कम दाम पर, तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट, तो अगर कोई टाइमली पेमेंट करता है, ठीक है, हैंड टू हैंड पेमेंट करता है, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है, कोई बच्चा आया तो मैंने उसे बताई कि 4000 रुपये जो है फीस है, सॉरी बीच में काम आ गया था, कैश डिस्काउंट पढ़ रहे थे, तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि मान लो सपोज करो कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मेरे पे कोई बच्चा आया, तो मैंने उसे बताया कि 3000 रुपये फीस है, तो वो कहता है कि सर डिस्काउंट वगैरह कर लो कुछ, ये वो ये वो ये वो, तो ठीक है, तो मैं कहता हूँ ठीक है चलो मैं 250 रुपये कर रहा हूँ, लेकिन अभी पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। तो ये एट ए टाइम अगर अच्छा कोई पेमेंट कर रहा है, टाइमली पेमेंट करता रहता है, तो हम उनको कुछ चीज़ें डिस्काउंट पर भी दे सकते हैं, है ना। तो कैश डिस्काउंट हो जाता है कि कैश अभी कैश में दे रहा हो या ऐसा कुछ हो, ठीक है। दूसरी एक और टर्म है रिबेट। रिबेट और डिस्काउंट में थोड़ा सा ना डिफरेंस है। क्या है, डिस्काउंट तो अपनी मनमर्जी से किया जाता है, रिबेट में क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट की वैल्यू घट जाती है, पुअर क्वालिटी का हो जाता है, या बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाती है जिस टाइम पर, तो उस टाइम पे ना हम क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं प्राइस के अंदर, उसे हम रिबेट बोलते हैं, छूट। क्वालिटी पुअर होने की वजह से या ट्रेंड आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है वो चीज़, अब लोग खरीदते नहीं हो, तो उसको कवर अप करने के लिए हम क्या कर देते हैं, रिबेट दे देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आया बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, डेब्ट्स का मतलब है भैया देखो हमने किसी को पैसा उधार दिया था, एक चिंदी चोर को, ठीक है, सामान लेके गया था और उसने वादा किया था कि भाई हम दे देंगे पैसा एक हफ्ते बाद, पर वो चिंदी चोर जो है भाग गया और पैसे नहीं दे रहा अब, तो वो पैसे गए हमारे, डूब गए। तो ऐसे को हम बोलते हैं बैड डेब्ट। डेब्ट मतलब उधारी का पैसा, बैड डेब्ट का मतलब पैसा डूब गया, ठीक है, जो उधार दिया था। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट भैया होती है जिसमें आपके सारा एसेट और सारी लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। इसमें कैपिटल, रिजर्व, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है बुक वैल्यूज के अंदर, ठीक है। तो वो हो गई हमारी बैलेंस शीट। तो बस 3 टर्म्स और बच रही होंगी आई थिंक। नहीं 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 नहीं, 39। चलो भाई, बुक वैल्यू भाई सिंपल सी वैल्यू है, जो एसेट की वैल्यू हमने अपनी बुक्स में लिख रखा है, अकाउंटिंग की बुक्स में लिख रखा है, वो बुक वैल्यू कहलाती है, चाहे भले ही आज उसकी वैल्यू घट गई हो चाहे बढ़ गई हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। ठीक है, चीजें तो वैसे तो वैल्यू घट जाती हैं जो लिखी होती है ना, कुछ चीज़ों की वैल्यू नहीं घटती है, मान लो जमीनों की भी बढ़ जाती है वैसे तो, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक मान के चलते हैं कि डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू घटना, वो अभी आएगा वर्ड, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो भी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक के अंदर भी, वो हमारी अकाउंट बुक्स बन जाती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपके सामान बिका है, जो गुड्स बिके हैं उनकी कॉस्ट क्या थी, वो सब कहलाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। उसमें उससे जुड़ी सर्विसेज वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब राइट साइड, अकाउंट के राइट साइड में हमेशा क्या बनता है? क्रेडिट बनता है, ठीक है। दो पार्ट होते हैं अकाउंट के अंदर, एक होता है डेबिट और एक क्रेडिट। क्रेडिट हमेशा राइट साइड पे बनता है और डेबिट हमारा लेफ्ट साइड पे बनता है, ठीक है। अगर एक अकाउंट के अंदर क्रेडिटिंग हो रही है तो वो एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी, सीधी सी बात। डेबिट उल्टा हो गया, लेफ्ट साइड में आता है अकाउंट के, अगर कोई अकाउंट डेबिटेड हो रहा है तो डेबिट साइड में डाला जाएगा, ठीक है। बाकी क्रेडिट डेबिट का मीनिंग अभी आगे आएगा अच्छे से। बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक मोबाइल खरीद के लाता हूँ 50,000 रुपये का, अब लाती अगर मैं किसी को बेचूंगा तो वो 50,000 का नहीं बिकेगा, वो एक तरीके से सेकंड हैंड में आ जाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ी बहुत वैल्यू 2-3 हज़ार रुपये कम में बिक सकता है, वो बात अलग है, लेकिन बट जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू और कम होती चली जाएगी। तो ये वैल्यू का कम होना ही क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। एंटिटी, कोई भी एक इकोनॉमिक यूनिट जो आपकी बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कंपनियों का नाम क्या एक तरीके से वो एंटिटी होता है, रिलायंस हो गई इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, मारुति, टिस्को, है ना, ये सब कंपनी के नाम हो गए, बिजनेस एंटिटी है ये, ठीक है। एंट्री, जो भी डाटा आप रिकॉर्ड करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में, एंट्री कहलाती है, ठीक है। इंसॉल्वेंट, जब भैया दिवालिया निकल जाता है, आप अपना उधारी का पैसा चुकाने में समर्थ नहीं होते हैं, चुका नहीं पाते हैं, तो ऐसे में आपको इंसॉल्वेंट बोल दिया जाता है। नेक्स्ट है सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब है जब आपके पास पैसा है आपकी उधारी चुकाने के लायक, तो आप सोलवेंट कहलाते हैं। प्रोप्राइटर, बिजनेस का मालिक कहलाता है प्रोप्राइटर, सिंपल सी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है जब पूरा साल खत्म हो जाता है, चेक करने के लिए कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है या फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है, तो उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे 39 यहाँ पर अकाउंटिंग टर्म्स थी। तो होप एक एक टर्म मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी होगी। अगर आपको कोई भी टर्म में दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की अच्छे से उसको कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और अगर आप नए हो चैनल पे तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। बाय बाय।